राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 43 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है जी सेक्शन 43? जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 व्हेन रेलेवेंट। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 are irrelevant unless the existence of such judgment, order or decree is a fact and issue or is relevant under some other provision of this act। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 43। जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर उनको छोड़ के जो सेक्शन 40, 41 और 42 में मेंशन्ड है वो इरेलेवेंट है जब तक उन जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर का एग्जिस्टेंस या तो फैक्ट एंड इशू नहीं है या जब तक वो इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी अदर प्रोविजन में रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स इन दो कंडीशन में वो जो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन से जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर? जो सेक्शन 40, 41 और 42 के अलावा हैं। ओके, चलिए इस सेक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। सेक्शन 43 स्कोप। सेक्शन 40 डील्स विथ जजमेंट्स विच रेंडर द मैटर कॉन्क्लूसिव बिटवीन द इंटर पार्टीज। सेक्शन 41 डील्स विथ जजमेंट इन रेम विच आर कॉन्क्लूसिव अगेंस्ट ऑल द वर्ड, whereas section 42 deals with judgments which are relating to matters of public nature, are relevant though not conclusive between strangers to the suit। ओके, तो ये जो सेक्शन 40, 41, 42 इन तीनों को तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये तीनों पैराग्राफ तो आपको समझ आ ही गए होंगे। अब चलिए सेक्शन 43 के बारे में डिस्कस करते हैं। Section 43 lays down a general rule that all judgments, decrees and orders not mentioned under section 40 to 42 are irrelevant. To this general rule of exclusion, the section provides two exceptions. The judgment, decrees or orders not relevant under the three preceding sections are relevant when the existence of such judgment, order or decree is a fact and issue, or when the judgment, decree or order is relevant under some other provision of Indian Evidence Act। तो क्या बताया जी इन्होंने? सेक्शन 43 जनरल रूल ले डाउन करता है कि सभी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो सेक्शन 40 से 42 में मेंशन्ड है वो इरेलेवेंट है। लेकिन इस जनरल रूल के दो एक्सेप्शन है। दैट मीन्स जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो दिए हुए तीन प्रीसीडिंग सेक्शन में यानी 40, 41, 42 में रेलेवेंट नहीं है वो कब रेलेवेंट हो जाएंगे? नंबर 1 जब जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर का एग्जिस्टेंस फैक्ट एंड इशू है, एंड सेकंड इज या फिर वो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी अदर प्रोविजन में रेलेवेंट है। ओके, वेयर सच प्रीवियस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री डायरेक्टली इन इशू। तो चलिए इस चीज को एग्जाम्पल समझते हैं। When the existence of such judgment, order or decree is a fact and issue, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। Where such previous judgment, order, decree directly in issue, there can be cases where in fact whether there was previous judgment, order, decree in itself is a fact and issue। Example, in a case of previous conviction resulting into enhancement of punishment, in such a case when a plea of enhancement is raised, then the fact in issue before the court is where the sentence shall be enhanced on the basis of previous conviction and also where a previous conviction for an offence falling under section 75 of IPC, then the previous conviction is directly fact and issue। तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताया जी इन्होंने? जैसे सपोज करके चलिए ए ने मर्डर कमिट कर दिया है, अब कोर्ट ने इसे कन्विक्शन दे दिया। अब 10 साल बाद ए जेल से छूट जाता है और जेल से छूटते ही ए एक और पर्सन का मर्डर कर देता है। अब ट्रायल के दौरान जो पीपी है वो ए की फांसी की मांग करेगा, है ना। जो पीपी है वो कोर्ट को ये दिखाएगा कि जनाब इसने तो पहले भी मर्डर किया था, इसलिए अब तो इसे हार्श पनिशमेंट या रिग्रेस पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए।
यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रीवियस जजमेंट के बेस पर एनहेंस पनिशमेंट की मांग करेगा। तो अब कोर्ट के आगे फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन के बेस पर एनहेंस पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अब यहां क्या हुआ, जो प्रीवियस ऑर्डर है वो फैक्ट एंड इशू में आ गया। ओके, क्लियर हुआ। हो सकता है ये चीज आपको एक बार में क्लियर ना हुई हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब इस चीज को आप एक दो बार और सुन लेंगे तब आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जजमेंट विल समटाइम्स बी अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सम ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज टू रेलेवेंसी। तो इन्होंने यहां क्या बताया, इसी तरह जजमेंट का एग्जिस्टेंस कभी कभी रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। For example, the fact that A has obtained a degree of ejectment against B may be a motive for B's murdering A. Therefore, the degree of ejectment will be admissible to prove the motive of murder at the trial of B for the murder of A. तो देखो यहां पर इन्होंने सेक्शन के सेकंड एक्सेप्शन को कवर किया है। ये जो सेकंड एक्सेप्शन है ना, इस चीज को समझेंगे आप। तो एग्जांपल ले लेते हैं जी। सपोज करके चलिए ए और बी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। ये ए और बी है और इनके अगेंस्ट जो है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। अब सपोज 5 साल बाद कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी ए के फेवर में ग्रांट कर दी। अब इस जजमेंट के आने के बाद ए का मर्डर हो जाता है। तो अब यहां मर्डर के मोटिव को प्रूव करने के लिए इस जजमेंट को एडमिसिबल कर लिया जाएगा। क्यों? बिकॉज जजमेंट आने के बाद ही ए का मर्डर हो जाना क्या दिखा रहा है, मोटिव फॉर मर्डरिंग। ओके, एज जजमेंट आने के बाद ही बी के पास ए का मर्डर करने का मोटिव आया था। ठीक है, तो मोटिव कहां रेलेवेंट है, सेक्शन 8 में। इसलिए कोई जजमेंट या डिक्री जो मोटिव को शो करे विल बिकम एडमिसिबल अंडर सेक्शन 43। ठीक है, मोटिव इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एंड देयरफॉर अ डिक्री शोइंग मोटिव इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 43। तो मोटिव का रेलेवेंट है जी सेक्शन 8 में, इसलिए कोई जजमेंट या डिक्री जो मोटिव को शो करे विल बिकम एडमिसिबल अंडर सेक्शन 43। Thus, if a person is murdered in consequences of a judgment, the judgment being a cause or motive of the murder will be a relevant fact. इसलिए अगर जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में यानी जजमेंट आने के बाद या जजमेंट के रिजल्ट के आने के बाद एक पर्सन का मर्डर हो जाता है तो वो जो जजमेंट है वो उस मर्डर का कॉज या मोटिव हो सकता है और इसलिए अब ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। ओके, और याद रखना इस सेक्शन में मोटिव रेलेवेंट नहीं हो रहा। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मोटिव रेलेवेंट नहीं हो रहा बल्कि वो जजमेंट रेलेवेंट हो रही है, क्योंकि जो मोटिव है वो तो ऑलरेडी सेक्शन 8 में रेलेवेंट है ना। तो जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में उस पर्सन का मर्डर होना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का मर्डर इस जजमेंट के कारण ही हुआ है, इसलिए अभी जो जजमेंट है ये रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा डाउट है अभी? कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, थोड़े से और एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर लेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं जी। A has obtained a degree for the possession of land against B. C, B's son murders A in consequence. The existence of the judgment is relevant as showing motive for a crime. तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन, ए ने बी के अगेंस्ट एक लैंड के पोजीशन की डिग्री ऑब्टेन कर ली। अब सी जो कि बी का बेटा है उसने जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ए का मर्डर कर दिया जी। अब जजमेंट का एग्जिस्टेंस रेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, मोटिव ऑफ मर्डर। ओके, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को या नहीं कर पा रहे?
यहां पर ये जो ए का मर्डर है ये किसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ है? जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में हुआ है, यानी ये जो जजमेंट है ये इस मर्डर का मोटिव है। तो इसलिए अभी जो जजमेंट है ये रेलेवेंट हो जाएगी। ओके, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact in issue. तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन? A को थेफ्ट के लिए और प्रीवियसली थेफ्ट के कन्विक्शन के लिए चार्ज किया गया है। तो अब जो प्रीवियस कन्विक्शन है ये रेलेवेंट हो जाएगा फैक्ट इन इश्यू के तौर पर एज पर सेक्शन 54 एक्सप्लेनेशन 2। ओके, सेक्शन 54 एक्सप्लेनेशन 2 को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करिए एक बार। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing the motive for the fact in issue. तो क्या कहता है जी इलस्ट्रेशन? A को B के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है। अब फैक्ट क्या है जी? B ने A को डिफेमेशन के लिए प्रोसिक्यूट किया था और A को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था। तो अभी जो फैक्ट है ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट क्या दिखा रहा है? फैक्ट इन इश्यू का मोटिव दिखा रहा है, यानी मर्डर का मोटिव दिखा रहा है। ओके, अब देखो ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन बी, इनको हम ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं बस इस सेक्शन को एक बार इंग्लिश में रीड करके आपको हिंदी में ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन आपको इन इलस्ट्रेशन के रीजन को मेरे को पर्सनली कमेंट करके मेंशन करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ए एंड बी सेपरेटली sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C. तो इलस्ट्रेशन क्या कहता है जी? A और B दोनों अलग अलग C को लिबल के लिए सू करते हैं। C दोनों केसेस में ये एलेज करता है कि जो लिबलेस मैटर है वो एकदम ट्रू है, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि या तो वो दोनों केसेस में ट्रू है या किसी भी केसेस में ट्रू नहीं है। अब ए सी के अगेंस्ट डैमेजेस की डिग्री ऑब्टेन कर लेता है, क्योंकि जो सी है वो जस्टिफिकेशन देने में फेल हो जाता है। तो अब ये जो फैक्ट है ये इरेलेवेंट है किस किस के बीच में? बी और सी के बीच में। ठीक है, अब इस चीज का रीजन आप मेरे को पर्सनली कमेंट करके बताएंगे। हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से प्रीवियस सेक्शन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए प्रोसिक्यूट बी फॉर स्टीलिंग काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड। ए आफ्टरवर्ड्स sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant. तो इलस्ट्रेशन क्या कहता है जी? ए ने बी को उसकी काऊ चुराने के लिए प्रोसिक्यूट किया है, अब बी को कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब बाद में ए सी को उस काऊ के लिए स्यू करता है। सी कौन है जी? सी वो पर्सन है जिसे बी ने कन्विक्शन से पहले वो काऊ बेच दी थी। अब ए और सी के बीच में जो बी के अगेंस्ट जजमेंट है ये इरेलेवेंट है। ओके, अभी इरेलेवेंट क्यों है इस चीज का रीजन आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन का स्कोप देख लेते हैं एक बार। Illustration A, B and C illustrate the first part of section 43 which declares judgment etc. other than those mentioned in section 41, 40 and 42 to be irrelevant. While illustration D, E and F illustrate the latter part of the section can be relevant under section 7, 8 or 11 of the Act. Illustration E is relevant under section 54 explanation 2.
Illustration F refers to term found in section 8. ओके, इसकी एक बार आप रीडिंग दे लेना बस। तो देखो ये था हमारा सेक्शन 43। सेक्शन 43 मेनली केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इसमें इस सेक्शन से रिलेटेड एज सच कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इस सेक्शन के पूरे पैराग्राफ को और इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जो सेक्शन की 5-6 इलस्ट्रेशन है इनको तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। बार बार इन इलस्ट्रेशन से प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो लाइन है, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।